हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान गेट। सो इस वीडियो में जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी कि आप लोगों को अपना जो आंसर होता है वो एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए जिससे कि वो और बेहतर और प्रेजेंटेबल लगे, जिससे आपको ए ग्रेड मिले। ओके, और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिन लोगों का रिजल्ट अभी अच्छा नहीं आ रहा है, जिनको डी ग्रेड मिल रहा है, या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी भी 20 मार्क्स का आंसर नहीं लिखा, या फिर वो स्टूडेंट जिनको आइडिया नहीं है कि आंसर कैसे लिखना चाहिए और कितना लिखना चाहिए। सो वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है। और इस वीडियो में ना मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के सामने शेयर करूंगी जो कि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। ओके, और वीडियो के लास्ट तक बने रहना क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं अपना एक सैम्पल डिस्कस करूंगी जो कि मैंने खुद लिखा है, जो देख के आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, हम लोगों को ऐसे लिखना चाहिए। और लास्ट में मैं अपना ग्रेड कार्ड भी शो करूंगी, ठीक है, जिससे देख के आपको आइडिया लगेगा कि जैसे ग्रेड्स मुझे मिले हैं वो आप लोगों को भी मिल सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये देखिए, ये मेरे पास एक पीडीएफ है, इसमें मैंने बहुत सारे स्टेप्स लिखे हैं जो आप लोगों को अपना आंसर लिखते हुए टाइम्स फॉलो करना है। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो ना तो आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है इसमें, फर्स्टली यू शुड रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, जब आपको अपना क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो आपको अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मान लो एक शॉर्ट नोट वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको कई बार बोला होता है कि आपको 4 जो शॉर्ट नोट्स है वो लिखने हैं और आपने जल्दी जल्दी में पढ़ लिया कि आपको 3 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, तो आपका एक शॉर्ट नोट तो रह जाएगा ना। और बहुत बार क्वेश्चन होता है कि आपको आता है लेकिन आप उसको छोड़ देते हो, आप वो क्वेश्चन चूज कर लेते हो जो आपको कम आता है और जो बहुत अच्छे से आता है वो आप छोड़ देते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से देखना है, उसको पढ़ना है कि आपको मान लो आपको 2 क्वेश्चन है वो थोड़े कम कम आते तो उसको आपको कंपैरिजन करना है कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे इससे बेहतर आता है, तो वो क्वेश्चन आपको टिक कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है, तो आप अपना जो पेंसिल होता है पेंसिल से इसके ऊपर टिक कर लेना। ओके, तो टिक करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा, और जब आपको आंसर लिखना है तो उसमें सोचने में आपका टाइम नहीं जाएगा, एक ही बार आपका टाइम जाएगा। तो आप पढ़ते जाना और देखते जाना कि हाँ हाँ ये मुझे लिखना है, तो आप उस पर टिक करते जाना। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। देन हम अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, वो जो कि है हमारा स्ट्रक्चर योर आंसर। तो क्वेश्चन लिखने से पहले जब आप अपना आंसर लिखोगे उससे पहले आपको अपने माइंड में ना उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना है कि हाँ, मुझे अपने ऐसे लिखना है। तो उससे क्या होगा ना, आपको जो आंसर लिखते टाइम ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक ये है कि अपने स्टडी सेंटर पे देख लेना, या फिर आपका जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पे देख लेना, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से आप देखना कि अगर आपके टीचर्स जो है स्ट्रिक्ट हैं तो आप ये मैं जो बताने वाली ये फॉलो मत करना, लेकिन अगर आपको लगता है कि टीचर थोड़े ठीक है तो आप ये वाला ट्रिक फॉलो कर सकते हो कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो आपको अपने पहले तो मार्किंग कर लिया। जब आपको लगता है ना कि हाँ ये मुझे लिखना है, तो आप लोगों को जैसे कि कोई क्वेश्चन है उसके जो पॉइंट्स हैं, मतलब आपको टाइप्स हैं, तो आपको टाइप्स याद हैं, तो आप लोग काम करना पेंसिल से ना क्वेश्चन पेपर पे टाइप्स लिख लेना। ओके, पर आप ये लोग अपने टीचर को ध्यान में रखते हुए करना है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और आपने कर दिया। आप लोग पहले टीचर को देखना फिर आप करना ये। ओके, तो और आप लोगों को देखना है कि आपके साइड में कितने स्टूडेंट हैं आपके कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि बहुत बार टीचर को लगेगा कि आपने कॉपी कर लिया तो आप पकड़े जाओगे। आपको अपने टीचर को देख के ये करना है। तो मान लो आपका क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन आपको याद है तो आप एक काम करना, मान लो किसी के टाइप्स है आपको वो उस टाइम याद है तो आप पेंसिल से लिख लेना। क्वेश्चन पेपर देख के आप अपना टाइप्स या फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंस है तो वो अपने क्वेश्चन के साइड में पेंसिल से लिख लेना। इससे आपकी बहुत हेल्प होगी, और इससे आपकी हेल्प ये होगी कि मान लो ना कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है कि एग्जाम जब हम बैठते हैं ना तब हमें सब कुछ आता है, लेकिन हम जब अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं ना तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अब जब अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो हमें नहीं आता, और ये देख के ना दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है और वो फर्स्ट क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो उससे जितने भी क्वेश्चन हमें आते हैं ना वो भी हम भूल जाते हैं। तो एक भूलने की बीमारी बहुत होती है।
तो जब आप अपना अपना आंसर जब लिखोगे तो उसमें साइड में आप पेंसिल से अपने जो पॉइंट्स है वो सब लिख लेना। अगर आपको क्वेश्चन पेपर पे अलाउ नहीं है तो आप अपना जो रफ पेज होता है लास्ट में वहाँ पे लिख लेना आंसर से रिलेटेड। पर ये ना आपको स्टार्टिंग में ही करना है ताकि जब आप उस आंसर पे जाओगे ना तो आपको पॉइंट्स याद हो। और एग्जाम में मेन आपका जो होता है ना पॉइंट देखा जाता है, अंदर का जो आप लिखते हो ना वो आपको ऑन वर्ड्स में लिखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको ना ये लिख लेना है, क्योंकि जब आपका 1 आवर कंप्लीट होता है ना उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहता। ओके, और आपका जो लिखा जाता है वो आपका समरी लिखा जाता है, तो आप पॉइंट्स पहले लिख लोगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, तो सेकंड स्टेप आपका क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारा थर्ड स्टेप जो कि है राइट योर आंसर इन सिंपल लैंग्वेज एंड योर ओन वर्ड्स। ओके, तो जब आप अपना आंसर लिखते हो तो या तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब आप अपना आंसर लिखने बैठते हो तो जो एग्ज़ाम की जो बुक की जो लैंग्वेज होती है वो कुछ भी याद नहीं रहती। जब हम एग्ज़ाम में अपना आंसर लिखते हैं तो कितने भी कोशिश करो वो ऑन वर्ड्स में ही जाता है। जब आप अपना आंसर लिखते हो जो आपने पढ़ा है ना तो वो समरी जाती है आपकी। आपने कितना भी अच्छे से पढ़ा, आप टीटो लाइन नहीं लिख सकते। आपको टाइप्स लिखे तो आपको टाइप्स याद रह सकते हैं, लेकिन आपको अंदर का मटेरियल खुद ही लिखोगे आप। तो आप कोशिश करो कि सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो और ऑन वर्ड्स में लिखो। देन उसके बाद है हमारा स्टेप नंबर 4 जो कि है राइट योर आंसर इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका जो आंसर शीट है उसको आप बहुत अच्छे से लिखो, आपकी अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। ओके, और कोशिश करो कि मतलब साफ हैंड राइटिंग में आप उसको लिख पाओ। तो आपकी हैंड राइटिंग के मार्क्स तो आपको नहीं मिलते, बट अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो चेकर आपके पेपर जो होता है उसको बहुत अच्छे से चेक करता है। ओके, उसको भी ईजी रहता है चेक करने में, पता चलता है कि हाँ स्टूडेंट ने क्या लिखा है। तो बहुत मैटर करती है आपकी हैंड राइटिंग आपके आंसर शीट में। देन उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप जो कि है मेक डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट फॉर गुड इंप्रेशन। ठीक है, तो आपको ना जब मैं अपना सैम्पल डिस्कस करूंगी ना तो मैं उसमें बताऊंगी आपको डायग्राम्स कैसे बनाने हैं। तो आपको ना डायग्राम्स का यूज़ करना है, क्योंकि डायग्राम्स से ना आपका जो आंसर होता है एक तो वो प्रेजेंटेबल बन जाता है और ऊपर से ना आपका आंसर का जो शीट होता है वो थोड़ा सा भर जाता है, तो आपको कम लिखना पड़ता है। तो ये तो आपको पक्का से बनाना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुक में डायग्राम नहीं है तो आप बोलोगे मेरी बुक में नहीं था तो मैंने नहीं बनाया। आप खुद का भी डायग्राम बना सकते हो। मान लो आपने किसी के इंपॉर्टेंस, टाइप्स एंड फीचर्स लिखे हैं तो आप उन्हीं को मिला के डायग्राम बना सकते हो, बट आपको डायग्राम बनाना है। ओके, देन उसके बाद है स्टेप्स नंबर 6 जो कि है अंडरलाइन योर क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटेड। जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है लास्ट में तो आपको लाइन ड्रॉ करना है और ये आपको भूलना नहीं है। तो और उसके बाद है 7th स्टेप जो कि है यूज़ एग्जांपल्स। तो आपको एग्जांपल्स का यूज़ करना है। अब मान लो आपका कोई क्वेश्चन है और उसमें प्रेजेंटली कुछ एग्जांपल्स चले हुए जो हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है, तो आप उन एग्जांपल्स का यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद है स्टेप नंबर 8 जो कि है डोंट राइट एवरीथिंग यू नो। तो मान लो अगर आप क्वेश्चन है, आपको उसके बारे में सब पता है, आपको जो पता है सब कुछ नहीं लिखना है। जितना आपको आंसर में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, आपको बस उतना ही लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन के लिए तो आपने बहुत कुछ पेजेस भर दिए और सेकंड क्वेश्चन में आपने कुछ लिखा ही नहीं। तो बैलेंस करके आप लोग को लिखना है और जितना पूछा है बस उतना ही लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा चूज क्वेश्चन वाइजली। तो आपका जो क्वेश्चन है वो सीरीज वाइज अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया उसके बाद आप 5th क्वेश्चन लिख रहे हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आपको अपना चॉइस के अकॉर्डिंग लिखना है और सीरियल वाइज आपको लिखना है। देन उसके बाद है नेक्स्ट जो कि है आपका अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। तो आपको जितने भी क्वेश्चन बोले हैं सारे लिख कर आने हैं। बहुत बार स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी आता है तो आप लिख सकते हो। मान लो कभी आपको इस एग्जाम में कुछ नहीं आता तो आप फेल होने से बच सकते हो। अगर आप कुछ लिख कर ही नहीं आओगे तो टीचर आपको पास कैसे करेगा। ठीक है, तो आपको जितना भी आता है आपको सब लिखना है। कोशिश करनी है आपको कि आप लिख पाओ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि हाँ मैं पास हो जाऊं। आपको पूरी कोशिश करनी है कि हाँ मैं पास हो जाऊं। जब आप खुद कोशिश करोगे तभी आपको टीचर पास कर पाएगा। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिमेंबर दैट मेक श्योर योर क्वेश्चन पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन। ये मैंने ऊपर ही बता दिया। आपको हैंड राइटिंग तो आपकी मैटर करती है, आपका क्वेश्चन पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, और आपके क्वेश्चन पेपर पे ना कहीं भी कटिंग्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब वो अगर आपने मेरा सेकंड स्टेप फॉलो नहीं किया ना तो आपके क्वेश्चन पेपर में कटिंग्स हो जाएगी। अगर आप सेकंड वाला स्टेप अच्छे से फॉलो करते हो ना तो आपके क्वेश्चन पेपर में कटिंग्स नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही सब कुछ डिफाइन कर लिया है कि हाँ मुझे ऐसे से लिखना
लिखना है तो क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट है आपकी वो बहुत अच्छे से लगेगी आपकी। देन लास्ट स्टेप है आपका यूज़ ओनली बॉल पेन्स, जिसमें आपका ब्लू एंड ब्लैक पेन होता है और पेंसिल, बस आपको यही यूज़ करना है। सो गाइज, अगर आप मेरे ये बताए हुए सारे स्टेप्स फॉलो करते हो ना तो आपका जो आंसर शीट है ना वो बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। और सारे स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपका ए ग्रेड तो कहीं भी नहीं गया। बट हाँ, ये है कि आपको अपना जो आंसर है उसका आपका जो क्वेश्चन है आपको उसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि आंसर नहीं आएगा तो ये सारे स्टेप्स बेकार हैं। तो आंसर आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपका जो आंसर शीट है प्रेजेंटेबल लगेगा और चेकर को चेक करने में भी आसानी होगी। तो ये तो मैंने स्टेप्स डिस्कस कर दिया। इसके बाद मैं आप लोगों के सामने अपना सैंपल डिस्कस करती हूँ कि आपको कैसे करना चाहिए। ओके, सो देखिए, ये है मेरा लिखा हुआ सैंपल जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। तो मान लो जैसे क्वेश्चन था रिसर्च एंड रिसर्च के टाइप्स, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका आंसर आपको लिखना है। तो सबसे पहले ना आपको एक काम करना है। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया और आपको उसको मीनिंग पता है, जैसे रिसर्च क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने एक वर्ड में इसका मीनिंग लिख दिया कि रिसर्च सर्च फॉर नॉलेज होता है। तो ये मैंने लिख दिया और इससे ना पता चलता है कि हाँ आपने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपने पहले ये लिख दिया। देन उसके बाद आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखोगे। सो मीनिंग आप अपने ओन वर्ड्स में, और अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन याद है तो आप वो लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। और आपको ना हर जो वर्ड होता है ब्लैक पेन से जो आपने हेडलाइंस लिखी हैं उसके बाद ना आपको अंडरलाइन करना है। और ये अंडरलाइंस आप देख रहे हो कि ये स्केल से नहीं की, मैंने हाथ से ही किया है। तो आपको ये हैबिट जो है आपको अपनी हैबिट में लाना है कि आपको अंडरलाइन करना है और स्केल का यूज़ नहीं करना। आपको स्केल का यूज़ एक ही बार करना है, जब आपका जो आंसर है जब लास्ट में कंप्लीट हो जाता है तब आपको यूज़ करना है। और ये जो मैं बोल रही हूँ ये लाइंस आपको लिखते लिखते करना है। अगर आप ये अपनी हैबिट में लाते हो ना तो आपका आंसर जो होता है बहुत अच्छे से बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये लिखते लिखते आप लिखते जाना, और जिसको आपको लगता है कि ड्रॉ करना है तो ये आप ड्रॉ करते जाना। और जो जो मेन पॉइंट्स है जैसे इसमें मैंने वो भी हाईलाइट्स करके अंडरलाइन लिख दिया, जाकि आपका जो चेकर है उसको मेन मेन पॉइंट्स दिख जाए और आपको लगे, टीचर को लगे कि हाँ पढ़ा है अच्छे से, तो आपको आंसर भी अच्छे से, आपको मार्क्स भी अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने मीनिंग लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया। और अगर आपको कोई ऑथर से रिलेटेड आपको डेफिनेशन याद है तो आप वो लिख सकते हो। और आप देख सकते हो कि मैंने ना कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, बट अब मैंने सिंपल लिखा है और कम लिखा है। उसके बाद देखिए मैं आपको डायग्राम बता रही थी, तो ये देखिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। तो आपको जब डायग्राम बनाओगे ना तो आपको जो लाइन वाला जो डायग्राम बनाते हैं वो आपको नहीं बनाना, क्योंकि हमारी ना जो लाइन्स होती है वो सीधी नहीं होती और जिस वजह से वो अच्छा नहीं लगता दिखने में। तो आप जैसे मैंने क्लाउड टाइप में बनाया ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है। और क्लाउड टाइप में बनाने से ना ये जल्दी भी बन जाता है। ओके, तो आपको जो जो पॉइंट्स आपको याद आते जाए वो क्लाउड टाइप में आप बना सकते हो। ओके, तो आपका एक बार डायग्राम बन जाएगा तो आपको जो पॉइंट्स है वो सब आप लिख देना। ओके, और उसके बाद ये जो शेडिंग मैंने की है ना ये अभी नहीं करनी है आपको जब एग्ज़ाम होने के बाद आपका 5 मिनट बच जाता है तब आपको ये शेडिंग करनी है। और इस शेडिंग करने में आपको कम से कम बस 1 या 2 मिनट का टाइम लगता है। तो जितने भी आपने अपने डायग्राम्स बनाए हैं तो आप उसमें शेडिंग कर सकते हो। और थोड़ा बहुत पेंसिल से बाहर निकल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और स्टार्टिंग में थोड़ा पेंसिल से बाहर निकल जाता है, लेकिन आप एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये पेंसिल से आपका जो लाइन्स है इनसे बाहर भी नहीं निकलेगा, और जिससे कि आपका आंसर बहुत प्रेजेंटेबल लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है आपका आंसर। ठीक है, तो पहले मैंने ये सब लिख दिया। देन उसके बाद जो जो पॉइंट्स मैंने डायग्राम में लिखे थे वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो आप देख सकते हो कि मैंने ना ज़्यादा नहीं लिखा, जितना लिखा है कम कम लिखा है, और मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो मैंने हाईलाइट्स कर दिए। तो आप देख सकते हो मैंने कम कम लिखा है लेकिन मेन चीज़ें जो होती है वो लिखी है। तो पैराग्राफ में भरने से मतलब नहीं होता, मतलब अब थाली में कितना परोस के दे रहे हो वो मैटर नहीं करता, आपने कितनी वैरायटी परोस के दिया वो मैटर करता है। ठीक है, तो पैराग्राफ में नहीं लिखना। आप जब पैराग्राफ में लिखते हो तो उसको अवॉइड करना। तो आपको ऐसे पॉइंट्स वाइज में लिखता है, और जिससे कि आप ना जल्दी जल्दी लिख पाते हो, क्योंकि मेन पॉइंट्स आपको चेकर को दिखेंगे। और पैराग्राफ में लिखने से लिखना भी ज़्यादा पड़ता है और आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट नहीं होते। ओके,
नेक्स्ट उसके बाद आप देख सकते हो, तो मैंने ऐसे अपने जितने पॉइंट्स मैंने लिखे थे वो सब मैंने कवर कर दिए। तो मैंने 5 टाइप्स इसके लिखे थे। तो उसके बाद ना मुझे लगा कि जो मैंने आंसर लिखा है ना वो मुझे कम पड़ रहा है, मतलब अपने 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे कम लग रहा है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स ऐड कर दिए। तो ऑब्जेक्टिव्स इसमें पूछे नहीं थे लेकिन मैंने ऐड कर दिए। तो आप ऐसे ना कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपने अपने आंसर के अकॉर्डिंग तो आपने लिख दिया जितना हो सकता था, लेकिन आपको लगता है कि हाँ एक पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो मुझे इसके ऑब्जेक्टिव्स याद थे और मैं बहुत अच्छे से लिख सकती थी, तो मैंने एक लिख दिया। उससे क्या होगा ना, मेरे मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो कभी कभी आपको लगता है, और ये आप ना तभी लिख सकते हो जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से फॉलो किया, चैप्टर वाइज अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं तभी आप ये लिख सकते हो। इतना एक्स्ट्रा लिख पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो अगर आपको लगता है आप लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो, इससे आपका कुछ घटेगा नहीं, बाकी आपके एग्जाम्स में मार्क्स नहीं कटेंगे। और लास्ट में बस कंक्लूजन लिख देना। तो ऐसे आप अपना पूरा जो आंसर होता है वो अपना आंसर शीट को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तो मैंने सैम्पल डिस्कस कर दिया। आई होप इसको देख के आपको आइडिया लग गया होगा और बहुत सारे पॉइंट्स आपके जो डाउट्स थे वो सब भी क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो अब लास्टली मैं अपना ग्रेड कार्ड एक बार आप लोगों के सामने शेयर कर देती हूँ। सो गाइज ये है मेरा ग्रेड कार्ड, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड भी मिला है। ऐसा नहीं है कि मुझे सब में ए मिला है, तो मुझे सी भी मिला है, बट ए मिल पाना भी बहुत मुश्किल की बात होती है। तो आप लोग अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो ना तो आपका भी ऐसे ए ग्रेड मिल सकता है, और सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे तो आपका भी ग्रेड कार्ड ऐसे हो सकता है। ओके, सो ऐसा ही करने के लिए आपको जितने मैंने स्टेप्स बताए हैं बहुत अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे और एक एक स्टेप को आप बहुत ध्यान से सुनना। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।